हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कल से कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। सो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, जिसका एरिया है 3287263 स्क्वायर किलोमीटर और जो 2.42% वर्ल्ड का एरिया है। हमारे वर्ल्ड में जितना एरिया है, टोटल हमारे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसमें 2.42% एरिया जो है हमारी इंडिया ने कवर किया हुआ है और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। मोस्ट पॉपुलस मतलब जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। सेकंड मोस्ट पॉपुलस है। फर्स्ट कौन है? चाइना है, ठीक है। सेकंड कौन है? इंडिया है। हमारे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, जिसमें कितनी पॉपुलेशन है? 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है। मतलब कि हमारे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से 17.44% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया जो है अपनी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ में शेयर करती है? बांग्लादेश के साथ में शेयर करती है, जो कि कितनी लॉन्ग है? 4096 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सबसे लंबी बाउंड्री है इंडिया की, जो वो बांग्लादेश के साथ में शेयर करती है। फॉलोड बाय चाइना, फिर उसके बाद में चाइना 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर, फिर भूटान के साथ में 699 एंड फिर अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की बाउंड्री जो है ये इंडिया शेयर करती है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में ये भी हो गया। उसके बाद में हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में वो पास करता है 8 स्टेट से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास करता है। व्हाट स्टेट कौन कौन सी है ये जो दी हुई हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जिससे हमारी इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करता है, ठीक है। आइलैंड कौन कौन सा हमारी इंडिया में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, फिर अमनदीवी और मिनिकॉय इन द अरेबियन सी। ये हमारी इंडिया के आइलैंड्स हो गए। अगर हम ओशियन की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो लाई करता है मिडवे में, मतलब बीच में, ठीक है। बिटवीन द फार ईस्ट एंड मिडल ईस्ट के बीच में, फार ईस्ट और मिडल ईस्ट के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। तो जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं वो कनेक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री के साथ में यूरोप की, कहाँ पर? वेस्ट में। और अंडर डेवलप्ड कंट्री ईस्ट एशिया की पास करती है बाय क्लोज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। सो ये किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी से ये गिरा हुआ है। इन द साउथ वेस्ट में अगर देखा जाए तो अरेबियन सी से गिरा हुआ है और बे ऑफ बंगाल से गिरा हुआ है साउथ ईस्ट में, ओके। नेक्स्ट आता है इंडियन स्टेट्स यूटी सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर। कौन कौन सी इंडियन स्टेट या यूटीज़ हैं जो बॉर्डर पे सिचुएटेड है वो? सो पाकिस्तान बॉर्डर पे सिचुएटेड है किस किस के? गुजरात के, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान लद्दाख के। चाइना लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ में। नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम के साथ में। भूटान 4 के साथ जो है वो उनके बॉर्डर है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश के 5 के साथ में, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तुम्हारे इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन कौन से हैं और कितनी कितनी हाइट है इनकी? सबसे पहले आता है माउंट K2, जिसकी हाइट है 8611 मीटर में, ठीक है। और कौन सी स्टेट में आता है ये? इंडिया में, POK। फिर कंचनजुंगा 8598 इसकी हाइट है, सिक्किम में आता है ये। फिर नंदा देवी 7817 इसकी हाइट है, ये उत्तराखंड में है। फिर सलतोरो कांगड़ी 7742 इसकी हाइट है, जम्मू और कश्मीर में आती है। फिर आती है कैंगटू 7090 अरुणाचल प्रदेश में। फिर रियो पोर्जली
ये आती है 6816 इसकी हाइट एंड हिमाचल प्रदेश में। फिर सारामती नागालैंड में है 3841 इसकी हाइट है। उसके बाद में संतकाफू वेस्ट बंगाल में 3636 मीटर इसकी हाइट है। फिर ख्यांग 3114 मणिपुर में है। फिर आनीमुड़ी 2695 केरला में है। फिर डोडा बेटा 2636 तमिलनाडु में। सॉरी अगर मैंने कोई भी स्पेलिंग मिस प्रोनाउंस किया हो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के बारे में जो हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68 डिग्री 9 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। उसके बाद में नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर। नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 28। यूटीज़ हैं 8, ठीक है। उसके बाद में आता है 8 यूटीज़ जो हमने पढ़ ली, ठीक है। 8 यूटीज़ में देखो 8 तो यूटीज़ हैं, लेकिन जब JNK की ब्यूटिफिकेशन हुई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, तो ये मर्ज हो गए दादर एंड नागर हवेली विद द दामन एंड दीव, ठीक है। उसके बाद में लैंड नेबर्स कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मतलब जिनके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात है। एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। सदर्न मोस्ट स्टेप है कन्याकुमारी। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वेस्ट ऑफ घारू मोटा गुजरात में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद में रखनी है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, अगर हम भांगर एंड खादर की बात करते हैं तो भांगर जो होते हैं दीज आर लो प्लेन्स फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवल में पाए जाते हैं, ये लो प्लेन्स होते हैं। और खादर जो होते हैं ये फ्रेशली एल्यूवल होते हैं, हर साल ये डिपॉजिट होते हैं। ब्रॉड बाय हिमालय रिवर्स मेक्स दिस बेल्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। भांगर जो होते हैं ये बेल्ट एंड होती है खादर में, और ये खादर जो है ये बेल्ट एंड होती है तराई में, ठीक है। उसके बाद में आता है तराई और भाबर। तराई जो है, तराई एक ब्रॉड लॉन्ग जोन है साउथ का, जिसको साउथ का ऑफ भाबर प्लेन, ठीक है। लेकिन भाबर जो है ये लॉन्ग नैरो प्लेन अलोंग द फुट हिल्स। उसके बाद में तराई की बात करते हैं तो ये मार्शी डैम्प एरिया कवर्ड है किसके साथ में? थिक फॉरेस्ट के साथ में। और भाबर जो है ये पेबल स्टड जोन है पोरस बेड का। उसके बाद में तराई की बात करते हैं तो ये 20 to 30 किलोमीटर वाइड है, लेकिन भाबर जो है 9 to 16 किलोमीटर वाइड है। तराई जो है सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, और भाबर जो है वो अनसुटेबल है, वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट आता है साउथ टू नॉर्थ दुआब्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला दुआब है बीस दुआब। कौन से रीजन में? बिटवीन बियास और सतलज के बीच में ये। फिर बारी दुआब बिटवीन बियास और रावी के बीच में। फिर रेशना दुआब बिटवीन रावी एंड चनाब के बीच में। फिर चच दुआब बिटवीन चनाब और झेलम के बीच में। फिर सिंध सागर दुआब ये झेलम और इंडस के बीच में। तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि किसके बीच में। जैसे कि बीस्ट है तो BI से क्या बन जाता है? बियास, ठीक है। और ST तो सतलुज आ रहा है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे। स्मूथ ईस्टर्न कोस्ट जो है स्मूथ आउटलाइन, और वेस्टर्न कोस्ट की डिस्ट्रैक्टेड आउटलाइन। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो डेल्टास की वजह से अकरेंस होता है, वहाँ पे अकरेंस ऑफ डेल्टास हैं, और वेस्टर्न कोस्ट में अकरेंस ऑफ एस्चुरीज हैं। फिर ईस्टर्न कोस्ट जो है ब्रॉड है, और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो नैरो है। ईस्टर्न कोस्ट जो है लॉन्ग रिवर है उसमें, और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो स्मॉल रिवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, लोकेटेड ईस्ट टू डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ये जो होते हैं पैरेलल होते हैं ईस्टर्न कोस्ट के, जैसे कि कोरोमंडल, नॉर्थन, ठीक है, एट्सेट्रा। फिर महानदी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा जो है वो इसी लैंडफॉर्म से इसकी रिवर्स को ड्रॉन किया गया है। फिर
एल्टीट्यूड है इसका 690 मीटर, इज़ द हाईएस्ट पीक। उसके बाद में वेस्टर्न घाट की बात करते हैं अगर हम, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट टू डेक्कन प्लेट्यू तक। ये ईस्ट टू डेक्कन प्लेट्यू तक है, वेस्टर्न घाट वेस्ट से डेक्कन प्लेट्यू तक है। ये किसके पैरेलल है, ये है वेस्टर्न कोस्ट के, जबकि ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल थे, मतलब कि कोरोमंडल नदरन सिसार, ठीक है। और ये वेस्टर्न कोस्ट के तो कोंकण और कनंदा मालाबर इनके पैरेलल है। फिर नर्मदा, तापी, साबरमती, माही एट्सेट्रा ये इसकी रिवर है, ठीक है। उसके बाद में इसका एल्टीट्यूड है 2695 मीटर, हाईएस्ट पीक है इसका। उसके बाद में आती हैं इंपॉर्टेंट इंडियन टाउन्स ऑन रिवर। कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, टाउन का नाम पढ़ेंगे, कौन सी रिवर पे है उसका नाम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है जमशेदपुर, रिवर है यहाँ पे सुबर्ण रेखा, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली में है यमुना, कानपुर में गंगा, सूरत में ताप्ती, फिरोजपुर में सतलुज, प्रयागराज में है आद्य कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और यमुना, वाराणसी में गंगा, हरिद्वार में गंगा, बद्रीनाथ में अलकनंदा, ठीक है। लुधियाना में सतलुज, श्रीनगर में झेलम, अयोध्या में सारियू, अहमदाबाद में साबरमती, पटना में गंगा, कोटा में चंबल, फिर जबलपुर में नर्मदा, पणजी में मंददवी, ठीक है। उज्जैन में काशीपुरा, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा, कोलकाता में हुगली। उसके बाद में आता है कटक में महानदी, हैदराबाद में मूसी, नासिक में गोदावरी और लखनऊ में गोमती, ठीक है। ये थी आपके कुछ रीजन्स और रिवर्स, मतलब टाउन्स और रिवर्स। उसके बाद में आ जाता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑन इंडिया। इनकी हाइट कितनी है, कौन कौन से वाटरफॉल इम्पॉर्टेंट है वो बताए गए हैं, रिवर कौन सी है, स्टेट कौन सी है। सबसे पहले आता है कुंचिकल, हाइट है इसकी 455 किलोमीटर, रिवर है वाराही और स्टेट है कर्नाटका। उसके बाद में आती है जोग, हाइट है 260, रिवर है शरावती और स्टेट है कर्नाटका। उसके बाद में आती है रामकीम कुंड, 168 हाइट इसकी, घाईघाट रिवर है और बिहार स्टेट है। उसके बाद में चचाई 127 हाइट, बिहार रिवर और मध्य प्रदेश इसकी स्टेट। फिर उसके बाद में केवती 98 इसकी हाइट है, महाना रिवर और मध्य प्रदेश स्टेट। फिर शिवासमुद्रम 90 किलोमीटर हाइट, कावेरी इसकी रिवर और कर्नाटका स्टेट है। उसके बाद में आती है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट लेक है इंडिया की, नेम दिए गए हैं, कौन सी स्टेट या यूटी में है और उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले लेक आती है चिल्का लेक, ये है उड़ीसा में। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या है, इट इज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आती है केलरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है ये। फिर आती है लोकतक लेक मणिपुर में, ये भी फ्रेश वाटर लेक है, हैविंग आइलैंड ड्रेनेज इन मणिपुर, ठीक है। इसका जो है ड्रेनेज आइलैंड है कहाँ पर, इनलैंड है मणिपुर में। उसके बाद में लोनार लेक महाराष्ट्र में, ये जो है मेटेराइट क्रेटर लेक है, वाटर जो है इसका हाईली चार्ज है सोडियम और कार्बोनेट के साथ में, सोडियम क्लोराइड के साथ में। उसके बाद में आती है पेंगोंग लेक, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये सॉल्टी लेक है, मतलब नमकीन पानी होता है। पुलिकत लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर में है और ये सलाइन एंड लंगून लेक है। उसके बाद में सांभर लेक राजस्थान में है और ये क्या है लेक, ये शैलो है सलाइन की वजह से और ये जयपुर के पास में है, ठीक है। फिर उसके बाद सोमोरिरी लेक, ये JNK में है और ये भी साल्टी लेक है। फिर उसमें आती है उसके बाद में बेमन लेक केरला में है और ये भी क्या है लंगून लेक है और लार्जेस्ट लेक है बाय सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद में बुलर और डल लेक आती है JNK में। बुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट की गई हुई थी, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। उसके बाद में आता है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया में नेम बताया गया रिवर का, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो बताया गया और कहाँ पे फॉल हो रही है वो बताया है, ठीक है। जैसे गंगा है, ओरिजिनेट हुई गंगोत्री ग्लेशियर से और जाती है बे ऑफ बंगाल में। सतलुज है, ये मानसरोवर रेक्स लेक से जो है ओरिजिनेट हुई और चेनाब में जाती है। इंडस नियर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुई अरेबियन सी में जाती है। रावी
कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास में ये ओरिजिनेट हुई और चनाब में जाती है। बियास नियर रोहतांग पास जो है ये ओरिजिनेट हुई थी, सतलुज में जाती है। झेलम वेरीनाग इन कश्मीर से ओरिजिनेट हुई और चनाब में जाती है। यमुना यमुनोत्री से ओरिजिनेट हुई और गंगा में जाती है। चंबल श्रीनगर चौरी पीक से जो है ओरिजिनेट हुई और यमुना में जाती है। फिर घाघरा मत्स्तंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट हुई और गंगा में जाती है। कोसी भी जो है वो गौसैन धाम पीक के पास से ओरिजिनेट हुई और गंगा में जाती है। ठीक है, उसके बाद में आती है बेतवा। तो बेतवा जो है विंध्याचल से ओरिजिनेट हुई थी और यमुना में जाती है। सोन जो है अमरकांतक से ओरिजिनेट हुई थी और गंगा में जाती है। ब्रह्मपुत्रा नियर मानसरोवर लेक में ये ओरिजिनेट हुई थी और बे ऑफ बंगाल में जाती है। फिर नर्मदा है, ये भी अमरकंटक से ओरिजिनेट हुई और गुल्फ ऑफ खंबत में जाती है। फिर ताप्ती बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश ओरिजिनेट हुई, गुल्फ ऑफ खंबत में जाती है। महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई, बे ऑफ बंगाल में जाती है। लूनी जो है अरावलीज में जो है ओरिजिनेट हुई, रन ऑफ कच्छ में जाती है। उसके बाद में घाघर हिमालय से ओरिजिनेट हुई, नियर फतेहाबाद जाती है। साबरमती मेवार हिल अरावलीज में ओरिजिनेट हुई, गुल्फ ऑफ खंबत इसका जो है फॉल है। कृष्णा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई थी और बे ऑफ बंगाल में जाती है। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हुई थी, बे ऑफ बंगाल में जाती है। कावेरी ब्रह्मगिर रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट हुई, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तुंगभद्रा वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हुई और कृष्णा में जाती है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडिया की। उसके बाद में आती है नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स एंड देयर बेनिफिशियरी स्टेट्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे हो रहे हैं, उनका पर्पस क्या है और वो कौन कौन सी स्टेट के लिए बेनिफिशियरी साबित होने वाला है, बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो प्रोजेक्ट है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। अगर देखते हैं तो ये सतलुज रिवर पे हो रहा है। पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट का? पावर और इरिगेशन। किस किस स्टेट को ये बेनिफिट देने वाले हैं? पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को, राजस्थान को। ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है दामोदर रिवर पे हो रहा है। पर्पस है पावर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल। कौन कौन सी स्टेट को बेनिफिट देने वाले हैं? झारखंड, वेस्टर्न बंगाल, शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पे हो रहा है। पावर एंड इरिगेशन इसका पर्पस है और ओडिशा को ये बेनिफिट देने वाला है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो है तुंगभद्रा रिवर पे हो रहा है। पावर एंड इरिगेशन इसका पर्पस आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को ये बेनिफिट्स देगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नागार्जुन सागर जो है कृष्णा रिवर पे है। पावर एंड इरिगेशन इसका क्या है? मेन पर्पस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ये जो है बेनिफिट्स देगी। उसके बाद में आती है गंडक रिवर प्रोजेक्ट। गंडक रिवर पे है। पर्पस है इसका पावर एंड इरिगेशन। स्टेट्स जिनको ये बेनिफिट्स देने वाली है बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल। ठीक है। फिर कोसी प्रोजेक्ट कोसी रिवर पे हो रहा है। फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन इसका पर्पस है और बिहार को ये बेनिफिट्स देने वाली है। फराका प्रोजेक्ट जो है गंगा और भागीरथी पे हो रहा है। फिर पावर इरिगेशन अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ स्लिट टू इम्प्रूव नेविगेशन इसका पर्पस है। वेस्ट बंगाल को ये बेनिफिट्स देने वाली है। बियास प्रोजेक्ट बियास रिवर पे हो रहा है। इरिगेशन एंड पावर इसका पर्पस है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश को ये बेनिफिट देने वाली है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट सतलुज, ब्यास और रावी पे हो रहा है। इरिगेशन इसका मेन पर्पस है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए ये बेनिफिशरी साबित होगा। उसके बाद में चंबल प्रोजेक्ट जो है उसके बाद में आता है चंबल प्रोजेक्ट चंबल रिवर पे हो रहा है। पावर एंड इरिगेशन इसका मेन पर्पस है और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए ये बेनिफिशरी साबित हुई है। फिर काकरापारा प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर पे इरिगेशन पर्पस है और गुजरात स्टेट में। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती, पावर एंड इरिगेशन इसका पर्पस है और गुजरात स्टेट के लिए बेनिफिशरी है। तावर प्रोजेक्ट तावा नर्मदा रिवर पे। ठीक है। इरिगेशन इसका पर्पस और मध्य प्रदेश के लिए बेनिफिशरी है। उसके बाद में पुचम्पत प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे हो रहा है। इरिगेशन मेन पर्पस है, तेलंगाना के लिए बेनिफिशरी है। मालप्रभा प्रोजेक्ट मालप्रभा रिवर पे हो रहा है। इरिगेशन मेन पर्पस है और कर्नाटका के लिए बेनिफिशरी है। फिर दुर्गापुर बैराग दामोदर रिवर पे इरिगेशन और नेविगेशन पर्पस है। वेस्ट बंगाल और झारखंड इसका मेन वो स्टेट्स है जिनको ये बेनिफिट देने वाली है। उसके बाद में आती है महानदी डेल्टा प्रोजेक्ट। महानदी पे हो रहा है। इरिगेशन पर्पस है, ओडिशा स्टेट है। इदुकी प्रोजेक्ट
परियार रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीज़ का पर्पस और केरला के लिए ये बेनिफिशियरी है। कोयना प्रोजेक्ट जो है कोयना रिवर पे हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ का मेन पर्पस है, और महाराष्ट्र स्टेट है जिसके लिए बेनिफिशियरी साबित होगी। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका रामगंगा जसोद स्टीम नियर काला रिवर पे है। ये पावर और इरिगेशन इसका मेन पर्पस है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बेनिफिशियरी है। फिर माटलिटा प्रोजेक्ट बेतवा के रिवर पे है। ये मल्टीपर्पज़ पावर एंड इरिगेशन इसका पर्पस है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ये बेस्ट है, मतलब बेनिफिशियरी है। तिहारी डैम प्रोजेक्ट जो है ये भागीरथी पे हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ का मेन पर्पस था, और उत्तराखंड के लिए बेनिफिशियरी है। उसके बाद में आता है रिहान स्कीम, रिहान रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ का पर्पस और उत्तर प्रदेश के लिए बेनिफिशियरी है। फिर कुनंदा प्रोजेक्ट कुनंदा रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन इसका मेन पर्पस है, और तमिलनाडु के लिए बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट आता है नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं इंडिया में, सो सबसे पहले इसमें क्या कॉलम में क्या क्या दिया हुआ है, नेम, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट मतलब किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है, फीचर्स, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ और फाउंड इन एरिया। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। सो इसके लिए क्लाइमेट चाहिए रेनफॉल कितना 250 सेंटीमीटर, टेम्परेचर चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी चाहिए 80% और उससे ज़्यादा। और फीचर क्या है, डेंस फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज। एंड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन कौन सी है, मेसा, धूप, वाइट सिदार, जामुन, बैम्बो, अगर और होपिया। एंड कौन कौन से एरिया में ये फाउंड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद में ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, रेनफॉल 200 to 250 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 80%। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, एवरग्रीन मिक्स एंड डेसिडिशियस, हाइट कितनी है 24 to 36 मीटर। उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की बात करते हैं तो सैमूल, रोजवुड, इंडियन चेस्टनट, कुसुम, मेस्यू। ठीक है, उसके बाद में एरिया कौन कौन सा है, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, उड़ीसा कोस्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। अगर क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एरिया जो है ये रेन रिसीव करता है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून से, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 74 डिग्री सेल्सियस। अगर फीचर की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैनोपी, लो हाइट अबाउट 9 to 12 मीटर की होती है। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आती है खीरनी, जामुन, फिर तमरिन और नीम, केन। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इस एरिया में ये होती है। ठीक है, उसके बाद में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिशियस, मॉडरेट रेनफॉल होता है 150 से 200 सेंटीमीटर तक का, टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 60 to 80 के बीच में। उसके बाद में फीचर्स आते हैं, ट्री जो पेड़ होते हैं ना उनके पत्ते जो हैं गिर जाते हैं ड्राई सीजन में। और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ की अगर बात करते हैं, साल, टीक, सैंडवुड, एबोनी, महुआ और शीशम। उसके बाद में फाउंड इन एरियाज तो वो आता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेट्यू। उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिशियस, रेनफॉल लेस देन 150 सेंटीमीटर, ड्राई सीजन रहता है यहाँ पे। फीचर की बात करते हैं तो नीचे नीचे जो है ना वो श्रबी ग्रासी मतलब छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं, श्रब वाले, ग्रास वाले, और बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना वो अपने पत्ते जो है ड्राई सीजन में गिरा देते हैं। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ आती है साल, टीक, खैर, प्लाश, तेंदू और लॉरल। ठीक है, और फाउंड इन एरिया की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में ये वाले ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिशियस पाए जाते हैं। उसके बाद में ट्रॉपिकल थॉर्नी, रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती है इसलिए कांटेदार फसल बोल सकते हैं, वेजिटेशन होती है। ठीक है, रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 25 से 27 और ह्यूमिडिटी 47 डिग्री। उसके बाद में फीचर्स की बात करते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो स्टंट होते हैं, 6 to 9 मीटर हाइट होती है। जो पेड़ होते हैं उनकी लंबी लंबी जड़ें होती हैं, पत्ते जो होते हैं वो स्पाइन शार्प होते हैं, ग्लॉसी होते हैं। ठीक है, बाबुल, सिया और खैर, खेजरी इसकी जो है इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, साउथ वेस्टर्न पंजाब में, वेस्टर्न हरियाणा उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, फिर कच्छ और
राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका टाइडल और लिटरल मैंग्रोव। रेनफॉल यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। हाई वाटर सैलिनिटी और एरिया जो है वो फ्लडेड होता है, मतलब बहा हुआ होता है। ट्रीज जो होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। ब्रीथिंग रूट्स कॉल्ड पेनिमटोफोर्स। उसके बाद में अगर स्पीशीज़ की बात करते हैं, कियोरा, आमूर, सुंदरी, आगर, बेंदी, नीपा। और एरिया की बात करते हैं, डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। तो ये थी हमारी नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की। उसके बाद में हमने पढ़ना है सॉइल इन इंडिया। अगर हम इंडिया में सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें टाइप मिलेगी, कौन सी टाइप की सॉइल है। उसके बाद में जहाँ पे ये कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे इस टाइप की सॉइल फाउंड होती है। फिर कंपोजिशन क्या है सॉइल की, और कौन कौन सी क्रॉप वहाँ पे ग्रोन होती है उस टाइप की सॉइल में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है एलुवियल सॉइल? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इस एलुवियल सॉइल में जो है वो पोटैश और लाइम जो है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम होता है। कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है एलुवियल सॉइल में? तो लार्ज वैरायटी ऑफ रावी और खारिफ क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट एटसेट्रा हो गया। ब्लैक सॉइल जिसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, ये कौन कौन सी स्टेट में फाउंड होती है? डेक्कन प्लेट्यू, वैली ऑफ कृष्णा, गोदावरी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। इस अगर सॉइल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कम होता है, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती है इस सॉइल में? कॉटन, शुगर, ज्वार, टोबैको, वीट और राइस। उसके बाद में आती है रेड सॉइल। ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा और मेघालय में ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। इस सॉइल में आयरन और पोटैश ज़्यादा होता है, लेकिन लाइम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस कम होता है। वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस इस सॉइल में उगाई जाती हैं। उसके बाद में आती है आपकी लिटरेट सॉइल, ठीक है। तो ये समिट्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, असम हिल्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। इस सॉइल में आयरन ज़्यादा होता है, लेकिन सिलिका बहुत कम होता है, ठीक है। लाइम भी कम होता है, फॉस्फोरस, पोटैश और ह्यूमस भी कम होता है। इसमें उगाई जाती है आपकी टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू और मिलेट्स, ठीक है। उसके बाद में आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और साउथ पंजाब में पाई जाती है। इस सॉइल में जो है सॉल्युबल सॉल्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, ठीक है। जनरली ये कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है इरिगेशन यूज़फुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ड्राउट, रेजिस्ट, लाइम, ये सब इसमें क्या होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है माउंटेन वाली सॉइल जो होती है, तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर की हिल्स पे, उत्तराखंड पे, असम हिल्स पे, ठीक है। इस सॉइल में आयरन और ह्यूमस ज़्यादा होता है, लेकिन लाइम नहीं होता। और क्रॉप्स ग्रोन विद फर्टिलाइजर्स, टी फर्टिलाइज़र अगर इसको प्रोवाइड कराएं, टी, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद में आता है सलाइन। तो सलाइन कहाँ कहाँ पे? ड्रायर पार्ट ऑफ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में। अगर हम फीचर्स की बात करें, मतलब कंपोजिशन की बात करें, तो मैं बड़े सारे सॉल्ट जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्रॉप जो है वो ये सॉइल जो है वो क्रॉप के लिए अनफिट होती है, ओके। उसके बाद में आती है लास्ट पीटीएन मार्शी, सुकेला, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु और ये सुबर्बन ऑफ वेस्ट बंगाल में जो है पाई जाती है। फिर अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन पोटैश और फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। ये राइस और जूट कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल रहती है सॉइल। सो ये थे हमारे सॉइल इन इंडिया। अब इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। सो चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया, कौन कौन सी टाइप की फॉरेस्ट हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और स्पीशीज़ क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है सबसे पहले। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये? रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं, रेनफॉल जो है वो ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा होती है और एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यहाँ का। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ट्रीज़ की हाइट 40 से 60 मीटर तक की रहती है। लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादा डार्क ग्रीन होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में स्पीशीज़ की बात करते हैं तो महागनी, महुआ, बैम्बो, कोन्स, आयरनवुड, कदम, एरल, जामुन, होपिया, रबर ट्री, टून, तलसर एट्सेट्रा यहाँ पे होता है। उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिशियस फॉरेस्ट। तो कहाँ कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साइद्रीज मतलब वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, मिडल एंड लोअर गंगा वैली, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड बाबर एंड तराई रीजन। दीज कवर अबाउट 20% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि ज़्यादातर 20% हमारे इंडिया के जो 20% फॉरेस्ट हैं वो यही हैं। 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर एनम यहाँ पे होती है, ठीक है। और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, 30 to 40 मीटर की हाइट होती है यहाँ पे पेड़ों की। वाटर की कमी की वजह से ये अपने पत्ते जो हैं स्प्रिंग सीजन में गिरा देते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ की बात करते हैं तो साल टीक, अर्जुन, मलबरी, कुसुम, सैंडवुड, सीरीज, हल्दी, खैर, मैंगो, बनियान एट्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिशियस फॉरेस्ट। सो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, मॉडरेट ह्यूमिडिटी यहाँ का जो है क्लाइमेट रहता है। 6 to 15 मीटर जो है हाइट होती है पेड़ों की। रूट्स जो होती हैं वो थिक और लॉन्ग होती हैं। अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, टीक, साल, बैम्बो, मैंगो, नीम और शीशम यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट बचा है हमारा ड्राई फॉरेस्ट ऑफ एरिड फॉरेस्ट। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब, ठीक है। रेन शेडो एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद में अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो लो रेनफॉल होता है, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम साल में बारिश होती है। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। उसके बाद में किस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्लांट्स के, तो थॉर्नी वेजिटेशन होती है, रूट्स जो होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, लीव्स जो हैं छोटे होते हैं। स्पीशीज़ कौन कौन सी थी यहाँ पे, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, कीकर, बबूल, डेट पाम, खैर, ठीक है। इस टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन होती है। तो ये था हमारा आज इंडिया के बारे में कुछ टॉपिक्स। अगला हमारा है क्लाइमेट के ऊपर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।